एवरीवन। आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स की यूनिट नंबर 3 का टॉपिक करेंगे, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल। कि जो हम अपने स्किल के दौरान पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, एक्सप्लेनिंग स्किल और इंट्रोडक्शन स्किल। ये हम 3 स्किल पहले कर चुके हैं। फोर्थ स्किल जो हम है हमारी वो है कि प्रोबिंग क्वेश्चन की खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। की खोजपूर्ण प्रश्न कौशल क्या होती है संपूर्ण अर्थों में, जैसे हम हिंदी के रूप में मानते हैं कि खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। कि ये क्या है, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल क्या है, किस प्रकार से ये हमारी सहायक हो सकती है। जब हम बात करते हैं अपने माइक्रो टीचिंग की, मैंने पहले भी जितनी भी हमने स्किल डिस्कस करी हैं उन सभी स्किल के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी टोटल माइक्रो टीचिंग करते हुए, सूक्ष्म शिक्षण करते हुए हमारी टोटल 6 स्किल होती हैं। 6 कौशल का प्रयोग करके हम अपना वास्तविक शिक्षण कार्य करते हैं। लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण स्किल है के रूप में हमने इंट्रोडक्शन लेसन प्लान स्किल के बारे में किया कि पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होती है। उसके बाद हमने जो स्किल करी वो उसके अंदर स्टिमुलस वेरिएशन की, उद्दीपन कौशल की, टीचर को पढ़ाते हुए एक टीचर का हाव भाव क्या होना चाहिए, उस बात को ध्यान में, टीचर के जेस्चर क्या होने चाहिए। थर्ड हमने उसके अंदर क्या की एक्सप्लेनिंग स्किल, कि जब हम कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय वस्तु पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उस विषय वस्तु को हमने एक्सप्लेन कैसे करना है, उसकी व्याख्या कैसे करनी है, किन शब्दों का ध्यान में रखते हुए हमने व्याख्या करनी है। अब हमारी आज के जो टॉपिक है वो है स्किल ऑफ द प्रोबिंग क्वेश्चंस। कि हम अपने इस स्किल का प्रयोग करते हुए बच्चों के सामने अपने लेसन के लिए किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। अब कहने का भाव अर्थ कि जो टॉपिक आप पढ़ाते हो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हमारे द्वारा क्या किया जाता है कि अपना टॉपिक शुरू करने से पहले पीके टेस्टिंग की जाती है। इसका मीनिंग क्या है? पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चों को जो हम नया ज्ञान देना चाहते हैं उस नए ज्ञान के लिए जो प्रीवियस की पहले से ऑलरेडी उस बच्चे के पास ज्ञान है, उस ज्ञान से संबंधित हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं। क्वेश्चन जब पूछा जाता है क्या बच्चा उसका आंसर दे रहा है या नहीं दे पा रहा। पहले तो ये बात देखना है कि बच्चा आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। दूसरी बात, अगर बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा तो हमें बच्चे को क्या करना है और उसका मोटिवेशनल उसको करते हुए हमने बच्चे को हिंट देना है, हमने बच्चे को कोई एग्जाम्पल देना है, ताकि बच्चे के पास उस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी है उस जानकारी को हम निकलवाने का प्रयास करें। धीरे धीरे करके जो पुरातन बच्चे के पास ज्ञान है उस पुरातन ज्ञान को हमने नवीन ज्ञान के साथ, जो नया हमने टॉपिक के बारे में उसको ज्ञान देना है उसके साथ जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमें इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पीके टेस्टिंग के दौरान हम किस प्रकार से अपने प्रश्नों का जो प्रयोग करते हैं, क्योंकि टीचर के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है वो सार्थक भी होना चाहिए। जो चीज हम बच्चे से पूछना चाहते हैं उस विषय वस्तु के बारे में बच्चा आसानी के साथ हमारे पूछे गए प्रश्न के बारे में समझ सकता हो। आमतौर पर हम बच्चे से कुछ भी जानने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रश्न पूछते हैं। जैसे हमने एक्सप्लेनिंग स्किल की थी, एक्सप्लेनिंग स्किल के अंदर हमने क्या देखा कि जब हम टॉपिक पढ़ा चुके होते हैं उस टॉपिक को कितना बच्चों को समझ में आया, उससे रिलेटेड हम बच्चों से समानीकरण के रूप में प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं कि आपने जो टॉपिक समझाया क्या उससे संबंधित बच्चों को समझ में आ चुका है या नहीं आ चुका, उससे संबंधित हम प्रश्न पूछते हैं। पहला कि जब हम अपना लेसन शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उस दौरान हम पीके टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जब हमने टॉपिक करवा दिया तो टॉपिक करवाने के बाद कितना बच्चों को और समझ में आया, उसके लिए फिर हम दोबारा से समानीकरण के रूप में बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक क्या बच्चे संपूर्ण रूप से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए।
तो इसलिए कहने का भाव क्या है कि आप अपने विषय से संबंधित और अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति के लिए या गहराई से ज्ञान प्राप्ति के लिए बच्चों से जब हम कुछ पूछते हैं तो वो हमारी प्रश्न कौशल कहलाती है। क्यों? क्योंकि हम गहराई से कुछ खोजने का प्रयास करते हैं उस विषय वस्तु के बारे में। गहराई से जब हम खोजते हैं तो उसका पूर्ण क्या है कि हम यहाँ पर शब्द प्रयोग करें कि खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, कि हम अपने विषय से संबंधित जो पढ़ाना चाहते हैं उससे संबंधित बच्चे को पुरातन रूप से कितना ज्ञान प्राप्त है या नहीं है, तो उस चीज को खोजने का हम प्रयास करते हैं और उससे संबंधित हम प्रश्न पूछते हैं। इसलिए इस स्किल का नाम रखा जाता है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, कि हमारी स्किल ऑफ द प्रॉबिंग क्वेश्चन क्या होती है कि गहराई के रूप में जब हम ज्ञान से संबंधित बच्चे से प्रश्न पूछते हैं तो वो हमारा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ द प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल, कि किन किन कंपोनेंट का प्रयोग करके हम इस स्किल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अधिकतम हम क्या करते हैं, हर स्किल के अंदर 5 से लेकर 7 या 8 तक कंपोनेंट हैं और हमें अपने, क्योंकि जब हम इस दौरान टाइमिंग की यदि बात करें 5 से 7 मिनट होती है हर स्किल की, तो टोटल हमारी 6 स्किल होती हैं, तो हमारा टोटल जो एवरेज बनता है 42 मिनट के रूप में बने। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर होता है वो 40 से लेकर 45 मिनट का होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी सभी प्रकार की हम स्किल का प्रयोग करते हुए 40 मिनट के लेक्चर के दौरान अपना वास्तविक शिक्षण है जो वो पूरा करने का प्रयास हम करते हैं। तो हमारे ये कंपोनेंट का प्रयोग किया गया है, 5 कंपोनेंट है इसके अंदर। मुख्य रूप से 5 कंपोनेंट कौन से हैं? पहला कंपोनेंट है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग के दौरान हम क्या करते हैं कि संकेत देना या अनुमोदन। संकेत देना, वो किस प्रकार का संकेत देना कि जब हम कोई भी प्रश्न बच्चे से पूछते हैं और बच्चा उसका आंसर नहीं दे पाता तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, बच्चे को कुछ हिंट देना होता है। हिंट, आप बच्चे से कई प्रश्न पूछते हैं, अध्यापक बच्चे से प्रश्न पूछता है कि प्रबंध क्या है, प्रबंध क्या है, बच्चा कोई उत्तर नहीं दे पाता उसका। तो उसके लिए अध्यापक को चाहिए कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य की व्यवस्था करता है तो उसे हम क्या कहेंगे। आप उसे हिंट दोगे कि मैंने उस बच्चे का नाम लेकर कि अशोक, मैंने आपकी ड्यूटी लगा दी है कि कक्षा कक्ष के लिए आपने किसी भी प्रकार का कोई प्रबंध करना है, और प्रबंध कि उस दौरान आपने कक्षा कक्ष के लिए उस बच्चे की ड्यूटी लगाई और बच्चे की ड्यूटी लगाई, आपने इसकी व्यवस्था कक्षा कक्ष में करनी है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे। इस प्रकार का आप हिंट दोगे तो बच्चा समझ जाएगा कि टीचर के द्वारा जो संकेत किया गया है, प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं, तो बच्चा समझ जाएगा कि सर हम उसको प्रबंध कहेंगे। व्यवस्था जो होती है करने की वो हमारा प्रबंध कहलाता है। इसी प्रकार से कि आप जिस देश के अंदर रहते हो उस देश की राजधानी का क्या नाम है, आपने बच्चे से एक क्वेश्चन पुट किया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो आपने पुट किया लेकिन बच्चे को याद नहीं आ रहा कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की राजधानी का क्या नाम है। बच्चा सोच रहा है, बच्चा कोशिश कर रहा है, 6th क्लास का बच्चा है या 8th क्लास का बच्चा है या 11th क्लास का बच्चा है, किसी भी कक्षा का बच्चा है, बच्चे को ये नहीं आ रहा। आप क्या प्रयास करोगे कि आप उस दौरान कहोगे कि आप कभी ट्रेड फेयर देखने के लिए गए हो। बच्चे को याद आ जाता है कि वो लास्ट ईयर अपने क्लासमेट के साथ ट्रेड फेयर देखने गया था। ट्रेड फेयर कहाँ लगता है, तो इस दौरान इस प्रकार के हिंट देकर हम क्या करते हैं, बच्चे को उस गहराई तक जानने का प्रयास करते हैं जिसके बारे में हमने प्रश्न बच्चे को पूछा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस दौरान प्रॉम्प्टिंग जो कंपोनेंट है इसका प्रयोग करना है संकेत देना, कि आप बच्चे को आंसर प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का हिंट दोगे, संकेत दोगे, जिससे क्या होता है कि बच्चा ये समझ जाए कि टीचर मेरे से क्या पूछ रहा है और उसका आंसर क्या हो सकता है। इसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा दूसरा हमारा कंपोनेंट क्या है, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, अधिक सूचना प्राप्ति। अधिक सूचना प्राप्ति किस प्रकार से,
कि जो हमने प्रश्न पूछा अधिक सूचना प्राप्ति, कि जो हमने प्रश्न पूछा उस प्रश्न से संबंधित सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन की आप उससे संबंधित और इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हो, जिस रूप में आपने बच्चे से क्वेश्चन पुट किया कि प्रबंध की विशेषताएं क्या है। एक टीचर ने प्रश्न पूछा कि प्रबंध जिसे हम बोलते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या है। विद्यार्थी ने आंसर दिया अच्छी व्यवस्था करना। अब एक प्रबंधन की क्या है कि क्या विशेषता हो सकती है, अच्छी व्यवस्था होना एक प्रबंधन की क्या है, एक प्रकार की विशेषता है। दूसरा, अध्यापक इसके अतिरिक्त और क्या विशेषताएं हो सकती हैं, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। यहां पर हमने क्या किया, अधिक शब्द का प्रयोग किया। सूचना कि जो बच्चे ने ऑलरेडी पहले से आपको बताया कि प्रबंध क्या होता है, आपने हिंट दिया, बच्चे ने उसका आंसर दे दिया कि प्रबंध क्या होता है, कि जब हम किसी चीज की व्यवस्था करते हैं तो वो हमारा प्रबंध क्या कहलाता है। अब आपने ये क्वेश्चन पुट किया, संकेत दिया, बच्चे ने उसका हिंट समझकर आपको आंसर दे दिया। लेकिन दूसरा हमारा कंपोनेंट सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, कि आप और अधिक सूचना प्राप्त करना चाहते हो, वो कैसे प्राप्त करोगे। यदि उस दौरान भी बच्चा आपको नहीं बता पा रहा तो फिर भी आप पहले वाला कंपोनेंट प्रयोग करोगे। लेकिन यदि बच्चा जानता है ऑलरेडी तो आप उससे संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप किस देश के निवासी हो, आपने क्वेश्चन पुट किया, बच्चा बता देता है कि हम भारत देश के निवासी हैं। भारत के किस राज्य में आप रहते हो, दूसरा इससे जुड़ा हुआ, मतलब सेम जो आपने क्वेश्चन पूछा, आप भारत देश के निवासी हो, आप किस राज्य में रहते हो भारत देश के, तो उससे जुड़ा हुआ साथ में क्वेश्चन गया कि हम हरियाणा राज्य में रहते हैं, हम पंजाब राज्य में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं। सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, कि आप और अधिक जो जानकारी है वो बच्चे से प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए चाहे आपको हिंट पहला कंपोनेंट प्रयोग करना पड़े हिंट देकर, या बच्चा आंसर दे तो और अधिक उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। ये या तो आप उसी सेम बच्चे से पूछ सकते हो कि जिस बच्चे ने आपका आंसर ऑलरेडी दिया, या इसके साथ साथ आप किसी दूसरे विद्यार्थी को भी खड़ा कर सकते हो, क्योंकि जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हो, आपका मकसद, आपका उद्देश्य क्या है, कि जिस टॉपिक नए टॉपिक को आपने पढ़ाना है उस नए टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ जो ज्ञान है वो आप बच्चों से निकलवाएं। बच्चे का इन्वायरमेंट, बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करें, तभी जाकर आप नया ज्ञान उस बच्चे को उस टॉपिक से संबंधित दे सकते हो। इसलिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम कोई भी मकान बनाते हैं तो उस मकान के लिए हम क्या करते हैं, पहले से उसकी नींव तैयार करते हैं। तो इट मीन्स कि हम जब पीके टेस्टिंग करते हैं, इन कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं, इट मीन्स हम ऑलरेडी जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए पहले बच्चों का बेस तैयार कर रहे हैं, ताकि बच्चों का ध्यान, बच्चे की मानसिकता है वो इस ओर आकर्षित हो जाए। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड कंपोनेंट, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, की हम अधिक सूचना प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा रिफोकसिंग, पुनः केंद्रीकरण। पुनः केंद्रीकरण क्यों, क्योंकि दोबारा से केंद्रीकरण किस प्रकार से होता है कि आपके द्वारा जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसका आप केंद्रीकरण करने का प्रयास आपके द्वारा किया जाता है। पुनः केंद्रीकरण, कि आप दोबारा से अधिक प्रभावशाली बच्चे को प्रेरित करते हो, और प्रेरित करते हुए बच्चे को कहते हो, अध्यापक बच्चे से क्वेश्चन पूछता है, रिफोकसिंग, पुनः से दोबारा से उस पर फोकस करना। जैसे अध्यापक ने प्रश्न पूछा कि विज्ञापन से क्या अभिप्राय है, आपका जो स्किल है वो क्या है, प्रोबिंग क्वेश्चन, कि अधिक से अधिक खोजपूर्ण प्रश्न पूछना, जिससे कि आप पुरातन ज्ञान के बारे में जान सको और नया ज्ञान से उसे जोड़ सकते हो। विज्ञापन से क्या अभिप्राय है, तो विद्यार्थी ने आंसर दिया कि एक सार्वजनिक सूचना।
सार्वजनिक सूचना क्या है कि जो सभी को मिले, जिसकी सूचना केवल एक व्यक्ति तक सीमित ना रहे बल्कि वो सभी व्यक्तियों को सूचना मिले। इस प्रकार से हम उसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से विज्ञापन के रूप में हम उसको सार्वजनिक सूचना के रूप में बोलते हैं। तो अध्यापक कहता है कि हम व्यवसाय को उन्नत करने में ये कैसे उपयोगी है कि हम अपने बिजनेस को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं और उपयोगी बनाना चाहते हैं, तो उसमें विज्ञापन किस प्रकार से सहायक हो सकता है। टू दी पॉइंट कि हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उस पर दोबारा से हम फोकस करते हैं कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस प्रकार से हमारे बिजनेस के अंदर सहायक हो सकती है कि पुनः केंद्रीकरण करना। अब कहने का अभिप्राय कि हमारे बिजनेस, पहले आपने क्वेश्चन पुट किया कि व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजमेंट, कि आप विज्ञापन से क्या समझते हैं। तो बच्चे ने आपको आंसर दिया कि सार्वजनिक सूचना होती है ये जो विज्ञापन होता है। अब विज्ञापन हम न्यूज़पेपर में भी दे देते हैं, विज्ञापन हम टेलीविजन पर भी देते हैं, तो ये सूचना सभी के पास जाती है। ठीक है, आंसर दे दिया। अब पुनः से टीचर दोबारा से उस पर फोकस करता है कि यदि हम विज्ञापन का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे बिजनेस में किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। आपकी कोई फैक्ट्री है, आप किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए वो किस प्रकार से सहायक है। तो अब एडवर्टाइजमेंट हम टीवी पर दे रहे हैं, न्यूज़पेपर के अंदर दे रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वो कुछ ही शब्दों तक सीमित रहे। तो बच्चा उसका जो पुनः से दोबारा से टीचर ने क्वेश्चन पुट किया है उसको दोबारा से भी बता सकता है कि हमारा जो विज्ञापन है वो हमारे लिए किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकता है। तो इस आधार पर हम ये मानते हैं कि हमारे इस स्किल के अंदर हम रीफोकसिंग, पुनर्केंद्रीकरण का जो कंपोनेंट यूज करते हैं वो इसीलिए किया था कि दोबारा से उस पॉइंट पर फोकस करके बच्चे से कुछ पूछने का प्रयास करते हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो भी सार्थक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है रीडायरेक्शन, पुनः निर्देशन। पुनः निर्देशन क्यों है, हमने पुनः केंद्रित किया और फिर दोबारा से पुनः निर्देशित करना। क्यों करना, क्योंकि इसके माध्यम से हम दोबारा से क्या करते हैं, रीडायरेक्शन देते हैं। जैसे आपने एक अध्यापक होने के नाते एक बच्चे से क्वेश्चन पुट किया कि बैंक क्रिया से क्या अभिप्राय है। आप रीडायरेक्शन दे रहे हैं पुनः से। मैंने कल भी आपको टॉपिक के लिए हमने डिस्कस किया था कि आप टीच करते हो, आपने माइक्रो टीचिंग के दौरान टीच किया या रियल टीचिंग में टीच किया, आपको फीडबैक मिली आपको, और फीडबैक मिलने के बाद आपकी कुछ कमियां थी, आपने रीप्लान किया, दोबारा से प्लान बनाया, लेसन प्लान दोबारा से बनाया, आपने फिर उसको रीटीच किया। क्योंकि आपकी माइक्रो स्किल के टीचिंग के अंदर 6 स्किल है, तो 6 स्किल के हर स्किल के 2 लेसन बनते हैं, टीच और रीटीच। कि पहले टीच किया, आपके अंदर कुछ कमी रहेगी, आपका रीडिंग स्किल डाउन आया। सेकेंडली आपने दोबारा से रीप्लान किया और फिर रीटीच किया, आपको रीफीडबैक मिली, आपका रीडिंग स्किल पहले से इंप्रूव हो गया। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना, रीटीच किया, आपको फिर दोबारा से रीफीडबैक मिली। फिर इस प्रकार से ये चक्कर है वो हमारा सर्कल तब तक चलता रहता है जब तक आपको वास्तविक रेटिंग स्केल की प्राप्ति है वो नहीं कर देते। तो आपकी टीचिंग, आपका शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो जाता, तब तक हम ये स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे रीडायरेक्शन की, पुनर्निर्देशन कि जिसके अंदर टीचर ने क्वेश्चन पुट किया कि बैंक क्रिया से क्या अभिप्राय है, तो विद्यार्थी का कोई उत्तर नहीं दे पाता, वो मौन है, मौन अवस्था में है, उसे याद नहीं। तो अध्यापक दूसरे बच्चे को खड़ा करता है, दूसरे विद्यार्थी को खड़ा करता है कि अशोक तुम बताओ। इट मीन्स पहले विद्यार्थी ने नहीं बताया, दूसरे विद्यार्थी को खड़ा किया गया कि अशोक या कोई भी नाम ले दीजिए कि आप बताओगे। तो दूसरा बच्चा कहता है वह स्थान जहां पर हम पैसों का लेन देन करते हैं तो उसे हम बैंक कहते हैं, बैंक कहलाता है। तो पहले बच्चे ने नहीं बता पाने से दूसरे बच्चे को पूछा गया और
दूसरे बच्चे ने जब बताया तो उस बच्चे ने उसको ध्यान से सुना, तो हम उस बच्चे को कहते हैं क्यों, पर देखा कि इसका आंसर क्या होता है कि जहां पर हम पैसों का लेन देन करते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बैंक की प्रक्रिया कहा जाता है। पुनः से उस बच्चे को निर्देशित करते हुए हम उसको बताते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा फोर्थ कंपोनेंट की रीडायरेक्शन के रूप में, जिसको हम जानते हैं। इसके अलावा हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, क्रिटिकल अवेयरनेस, आलोचनात्मक सजगता। आलोचनात्मक सजगता जिसके अंतर्गत क्या मानते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो पहले से हो चुका, बच्चे ने जो पहले से ऑलरेडी बता दिया, उसके बारे में आप अधिक से और उसकी कमियों के बारे में, सजगता के बारे में जानना चाहते हैं। शिक्षक छात्र को तर्कपूर्ण स्थिति से प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्रिटिकल अवेयरनेस, जैसे आपने बच्चे से विज्ञान के बारे में क्वेश्चन पुट किया कि विज्ञान हमारे लिए किस प्रकार से सहायक सिद्ध होता है, किस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल है विज्ञान। ओके, तो बच्चे ने दिया कि आज विज्ञान के कारण हम बहुत सी तरक्की कर चुके हैं, उन्नति कर चुके हैं, इसलिए हम हमारे लिए विज्ञान सहायक सिद्ध होता है। टीचर दोबारा से कहता है कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि विज्ञान हमारे लिए हेल्पफुल है, आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हो कि विज्ञान हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है, कैसे सिद्ध कर सकते हो आप। टीचर ये क्वेश्चन पुट कर रहा है, इट मींस क्रिटिकल आलोचनात्मक रूप से उससे ये सिद्ध करवाने का प्रयास कर रहा है कि जो आपने आंसर दिया वो किस पर आधार पर आप सिद्ध कर सकते हो या प्रमाणिक रूप दे सकते हो उसका। तो बच्चा उसका आंसर देगा कि जिस प्रकार से हम पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाते तो हम काफी समय लग जाता, लेकिन अब हमारे पास साधन हो चुके हैं, जिस प्रकार से बस है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, तो दूर के स्थानों पर जाना है तो हवाई जहाज है। तो ये सब क्या है, विज्ञान की देन। सेकेंडली, पहले हमने किसी को मैसेज देना होता, हम बाय पोस्ट भेजते 3 या 4 दिन में, और ये पोस्ट पहुंचती 3-4 दिन में वापस उसका रिप्लाई आता। आज हम बाय कॉल, बाय ईमेल थ्रू आउट क्या करते हैं, वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं और कुछ ही समय में, सेकंड में, मिनट में हमारे पास वापस इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध करते हैं कि विज्ञान हमारे लिए एक प्रकार का वरदान है। तो बच्चे ने ये आंसर रिप्लाई दिया, तो इस आधार पर कि बच्चा आलोचनात्मक रूप से कितना सजग है, कितना उसका अवेयर रूप से आंसर दे सकता है, तो इस आधार पर हम क्या मानते हैं कि हमारे लिए एक प्रकार का क्रिटिकल अवेयरनेस इस कंपोनेंट के तहत हम इसको मानते हैं। तो ये सभी कंपोनेंट का प्रयोग करके हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है कि हम खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का प्रयोग करते हैं। तो जब भी बच्चे से प्रश्न पूछा जाए तो अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि आप एक सार्थक प्रश्न पूछें, एक अर्थपूर्ण प्रश्न पूछें, जिसके माध्यम से सामने वाला बच्चा भी उस प्रश्न को समझ सके कि टीचर के द्वारा क्या पूछा जा रहा है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन सेंटेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए, और कंप्लीट के बाद बच्चा यदि नहीं समझ पाता, आप उसके उत्तर को जानने के लिए हिंट देने का प्रयास कीजिए। जैसे फर्स्ट कंपोनेंट हमारा प्रॉम्प्टिंग, संकेत देना, आप उस प्रश्न से संबंधित और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। थर्ड हमारा पुनर्गिनती की दोबारा से आप फोकस पर उस प्रश्न पर फोकस करते हो। निर्देशन देना कि दोबारा से डायरेक्शन देना उस प्रश्न के बारे में। और क्रिटिकल अवेयरनेस की हम आलोचनात्मक रूप से ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चा उसके प्रति और कितना आलोचनात्मक रूप से आपको उत्तर दे सकता है। ओके, तो ये था आपका टॉपिक हमारा कि आपकी स्किल ऑफ प्रॉपिंग क्वेश्चन क्या है और इसके किन कंपोनेंट का प्रयोग करके हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। ओके, थैंक्स।